जी, तो हमारे पास आ गया जी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आपको पता ही है इसके बारे में। वो लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स का इसमें रिलेशनशिप होता है। और वैसे इसका सवाल तो नहीं आता पेपर के अंदर, और वैसे भी थोड़ा इकोनॉमिक से रिलेटेड ही है ये। एनीवे ये आपको पता ही है, इसके बारे में तो ज्यादा बात करने की हमें जरूरत है नहीं। अच्छा, लिमिटेड रिसोर्सेज लिखा हुआ है जब भी होते हैं और वांट्स अनलिमिटेड है, तो क्या रिसोर्सेज सारे लिमिटेड ही होते हैं कि कोई अनलिमिटेड है? नेचुरल सोर्सेज जो है ना वो लिमिटेड होते हैं। तो जो सूरज की सनशाइन है तो अनलिमिटेड है, तो वो नेचुरल नहीं है? फ्री गुड के मिल रही है आपको, तो क्या फ्री गुड बोल रहे हैं तो रिसोर्स नहीं है क्या? स्केर्स नहीं। तो एक रिसोर्स अगर फर्ज किया आपका स्केर्स नहीं भी है तो वो काफी नहीं है ना। आपको तो कुछ प्रोड्यूस करना है तो आपको चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं, एक नहीं चाहिए होता। बहरहाल, और सनशाइन चले वो खास पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। जारी पता आपने फैक्ट्री में कोई अगर प्रोडक्ट्स बनानी है तो वहां सनशाइन में क्या करना है? कुछ भी नहीं। अच्छा खैर। अच्छा, नीड्स और वांट्स है वो भी आपको पता है कि नीड्स जिंदगी के लिए जरूरी है और वांट्स जो है उसके बगैर सर्वाइवल मुमकिन है, लेकिन वो आपको प्लेयर देती है। और फैक्टर प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये भी आपको अच्छे से पता है इसके बारे में। लैंड नेचुरल रिसोर्स, लेबर ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल मैन मेड रिसोर्स, और एंटरप्राइज जो है ना वो भी ह्यूमन रिसोर्स में ही आता है, लेकिन वो एक और स्किल है, एबिलिटी है, जो आपको पता ही है उसके बारे में। एक बिजनेस को चलाने की, रन करने की, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिस्क लेने की, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करके यूज करने की। अच्छा, और ये चूंकि बिजनेस पढ़ रहे हैं तो कैपिटल से मुराद यहाँ पर पैसा भी है। इकोनॉमिक्स में नहीं होता पैसा, कैपिटल नहीं होता। पर्पज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ये तो बड़ा कॉमन है कि इनका मकसद ही एक होता है प्रॉफिट कमाना, लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए करना क्या पड़ता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी पड़ती है। लोगों की नीड या वांट को सेटिस्फाई करना पड़ता है प्रॉफिट कमाने के लिए। और नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ता है? रिसोर्सेज को यूज करना पड़ता है। तो ये काम है बिजनेस का। जब मैं रिवर्स ऑर्डर में आया हूं, तो ये अगर कोई भी बिजनेस, कोई भी एक्टिविटी ऐसी चल रही है तो वो जारी होता है बिजनेस ही कर रहे हैं। अच्छा, और ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट ही होता है। कंज्यूमर गुड्स के और कंज्यूमर सर्विसेज, इस पर भी बात हुई हुई है। तो कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं। कंज्यूमर कौन होते हैं? यानी कि बेहतर है फिर कंज्यूमर का वर्ड इस्तेमाल ना किया जाए ना। हम कुछ और भी कर सकते हैं क्या, जैसे एंड यूजर्स। एंड यूजर्स का मतलब कि उन्होंने आगे उस प्रोडक्ट को किसी प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं करना, किसी को बेचना नहीं है, उन्होंने खुद ही इस्तेमाल। ठीक है, वो कंज्यूमर गुड्स। और कंज्यूमर गुड्स जो है वो चलो कंज्यूमर इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वो दो तरह की है, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। और वो फर्क क्या है इनमें? ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं? तो क्या होती है? ड्यूरेबल है, हाँ सही कह रहे हैं। जिसकी लाइफ ज्यादा होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, और एक से ज्यादा मर्तबा इस्तेमाल हो सकती है। जो नॉन ड्यूरेबल है वो एक ही दफा इस्तेमाल हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो कोई भी चीज, आइसक्रीम को ले लें, खाली आधी तो खाली है, पूरी तो नहीं मिल रही। या पेन है तो लिख रहे हैं तो इंक जितनी इस्तेमाल हो गई हो गई, पेट्रोल गाड़ी में है जितना इस्तेमाल हो गया हो गया। एक ही दफा बेनिफिट लिया, उसे बात दोबारा तो नहीं दे सकते। अच्छा, पर तो वो दोनों ही होती है, ठीक है। और कंज्यूमर सर्विसेज ये, वो भी एंड यूजर ही इस्तेमाल करते हैं सर्विसेज को। अभी आप मेरे से जो सर्विसेज ले रहे हो टीचर की, ये भी कंज्यूमर सर्विस ही है। कैपिटल गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, ये डिफरेंट, मैंने तीन नाम लिख दिए, एक ही बात है। उनका काम क्या होता है? प्रोड्यूसर को फैसिलिटेट करना टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन हम किसी प्रोडक्ट पे लेबल नहीं लगा सकते कि ये सर कैपिटल गुड है। कुछ पे लगा सकते हैं, हर एक पे नहीं। ये लैपटॉप है मेरे पास, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी, तो ये लैपटॉप क्या है? ये कैपिटल गुड है क्योंकि इट इज हेल्पिंग मी टू प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ अ टीचर। लेकिन ये लैपटॉप आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है पबजी खेलने के लिए। बैंक अकाउंट, मैंने कहीं जॉब करता हूँ, मैंने बैंक अकाउंट रखा हुआ है,
तो बैंक मुझे सर्विसेज दे रहा है, मैं जब चाहूँ पैसे निकाल लूँ, मुझे डेबिट कार्ड दिया हुआ है, चेकबुक दी हुई है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ये बैंक अकाउंट क्या है मेरे लिए? कंज्यूमर सर्विस। लेकिन अगर सिटी स्कूल का भी अकाउंट है वहां पर बैंक का चला रहा है, वो भी सर्विसेज दे रहा है, लेकिन वो किसको सर्विस दे रहा है? प्रोड्यूसर। तो वो प्रोड्यूसर सर्विस होगी। ठीक हो गई। तो चीजों पे नहीं डिपेंड करता, उनकी यूज पे डिपेंड। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो आपको बहुत ज्यादा पता है, लेकिन कई नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन या नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव लिख देते हैं। भाई नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो छूट रहा है, जो आपको नहीं मिलना। और क्यों नहीं मिलना? क्योंकि आप कोई और ऑल्टरनेटिव ले रहे हैं, और आपकी नजर में वो बेहतर ऑप्शन है या बेस्ट ऑप्शन है। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो बेनिफिट जो आपको नहीं मिलना। अच्छा, एडेड वैल्यू आ गई आगे हमारे पास। ये एडेड वैल्यू में एक बड़ी कॉमन सी मिस्टेक होती है, ओ लेवल में भी है, लेकिन अच्छी बात है मैंने नहीं पढ़ाया हुआ, इसलिए मैं आपको कुछ नया बता सकता हूँ। एडेड वैल्यू को अक्सर कंफ्यूज करते हैं प्रॉफिट के साथ। तो इसलिए सवाल ही शुरू करते हैं कि प्रॉफिट और एडेड वैल्यू में क्या फर्क है, बताएं। प्रॉफिट भी तो यही है। वेरिएबल कॉस्ट। एडेड वैल्यू में सेलिंग प्राइस में से पर यूनिट कॉस्ट है, और उसमें प्रॉफिट में टोटल कॉस्ट। अच्छा, थोड़ा कुछ कुछ बात बताइए आपने, लेकिन फिर भी इतनी सही नहीं बता सके। देखें, एडेड वैल्यू पहले तो ये बता दूं कि अगर वैल्यू ऐड कर रही है, कोई बिजनेस वैल्यू ऐड कर रहा है, इसका मतलब है इट विल हेल्प बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट। आप पहले इसको समझ लें। एडेड वैल्यू होती है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटीरियल। तो क्या बिजनेस की कॉस्ट सिर्फ बॉट इन मटीरियल तक महदूद होती है? सैलरी देनी है, कोई आपको बिजली का बिल देना है, कोई रेंट देना है, हजार तरह की कॉस्ट है। लेकिन अगर आप सिर्फ कॉस्ट ऑफ बॉटम मटेरियल या रॉ मटेरियल को ही माइनस कर रहे हैं, तो वो एडेड वैल्यू। और रॉ मटेरियल की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ही होती है असल में। लेकिन जब आप टोटल कॉस्ट माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप उसमें फिक्स कॉस्ट भी निकाल रहे हैं। लेकिन दोबारा से हम एडेड वैल्यू में सिर्फ कॉस्ट ऑफ बॉटम मटेरियल को निकाल रहे हैं। तो अगर आपका एडेड वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो इससे फायदा क्या होगा? अगर एडेड वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो वो आपकी बाकी कॉस्ट को कवर करने में हेल्प करेगी। यानी कि आपकी जो रेवेन्यू है, फर्स्ट किया रेवेन्यू में से आप निकाली अपनी कॉस्ट ऑफ बॉटम मटीरियल, तो आपके पास जो एडेड वैल्यू आई है टोटल, वो आप अपनी बाकी कॉस्ट भी उससे पे कर सकते हैं। तो जितनी एडेड वैल्यू ज्यादा होगी, उतना ही आपके लिए आसान होगा बाकी एक्सपेंसेस को कवर करना और प्रॉफिट अर्न करना। ये पता आपको? किसी ने नहीं बताया? भारत बता रहा हूँ इसलिए। और मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, जो पूछ भी सकते हैं आपसे, पूछते भी हैं। अब सवाल ये हो, एडेड वैल्यू कैसे लेकर आए, करें क्या उसके लिए? ये रेवेन्यू है, और ये आपके कॉस्ट ऑफ बॉटम मटेरियल। तो ये गैप आपने बढ़ाना है। यानी कि आप कह लो हाउ टू क्रिएट वैल्यू या हाउ टू ऐड वैल्यू, हाउ टू इंक्रीज एडेड वैल्यू, एक ही बात है। वो कैसे करें? इसके दो तरीके हैं। अगर मैं प्राइस की बात कर लूं, और ये कॉस्ट ऑफ बॉटम, प्राइस बढ़ा लेंगे कॉस्ट कम प्राइस बढ़ा लें या कॉस्ट ऑफ बॉटम मटेरियल कम, सारी कॉस्ट की। कम। यानी कि अगर किसी बच्चे ने ये लिख दिया कि सर वो वेजेस कम कर दें, वर्कर्स को निकाल दें, तो नंबर कितने? 0/0, क्योंकि वो कॉस्ट बॉटम मटेरियल की। अब सवाल यह है कि अगर आप प्राइस ज्यादा करते हैं, लोग पागल हैं, आपसे क्यों लेंगे? या तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड इनएलास्टिक हो, आपका कोई ऐसा सुपीरियर ब्रांड इमेज बना हुआ है, या फिर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो प्राइस ज्यादा जस्टिफाइड। उतने आपकी कॉस्ट में उतना इजाफा नहीं होने वाला है, लेकिन लोगों को लगेगा यार ये अब कुछ उन्होंने चीज बनाई है। तो आपको यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर प्रोडक्ट टू इंक्रीज योर प्राइस। और एक तो ये तो प्राइस आपने कर, जैसे तो महंगे रेस्टोरेंट होते हैं, तो खाली महंगे रेस्टोरेंट नहीं है, वो एम्बियंस भी ऐसा देते हैं, एनवायरनमेंट भी ऐसा देते हैं, फर्नीचर, माहौल, बड़ी बड़ी चीजें हैं जो वो करते हैं, तो उसके लिए प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो वो क्या किया उन्होंने? वैल्यू एड की।
रेस्टोरेंट में खाना बेहतर कर दिया। तो खाना बेहतर कैसे किया? क्योंकि वो जो फूड इंग्रेडिएंट्स लेते थे वो उन्होंने कहीं और से या ऐसे सप्लायर से ले रहे हैं जो टॉप क्वालिटी का फूड इंग्रेडिएंट्स आपको दे रहा है या फ्रेश आइटम सप्लाई कर रहा है, जिससे एक अच्छा टेस्ट बन रहा है खाने का। वैल्यू एड हो रही, प्राइस ज्यादा रख रहे हैं। और भी वजूहत हो सकती हैं इसकी प्राइस ज्यादा करने की। मार्केटिंग करके आपने ब्रांड इमेज एक बना लिया, ब्रांड बिल्डिंग कर ली, प्राइस ज्यादा कर दो, तो वैल्यू एड होगी। अच्छा, दूसरा कॉस्ट कम कर दी। रॉ मटेरियल कॉस्ट कैसे कम करें? हैं, चीपर रॉ मटेरियल ले लें। रॉ मटेरियल चीपर ले लिया, कहाँ से? किसी सप्लायर से। वो चीज बना ली, वो चीज गंदी लो क्वालिटी की बन गई, तो फिर तो लोग उतनी प्राइस भी पे करने के लिए तैयार नहीं होंगे, कहेंगे कीमत कम करो, तो आपकी आइटम गंदी है। वैल्यू तो कोई नहीं ऐड हुई। वैल्यू तो ऐड होती है अगर गैप बढ़ेगा। आपने कॉस्ट कम की, प्राइस भी कम करनी पड़ गई। तो है ऐसा जितना टोटल 10% कम करने का प्राइस तो आएगा। कर दे। अच्छा, तो एक्टिव कर देगा। तो फिर आप कम किया आपने प्राइस, चले अगर ऐसा हो सकता है आपको लगता है तो। लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इससे ज्यादा हो रही है कि नहीं हो रही, ये देख रहे हैं आप। जब मार्केट से चीज लेने जाते हैं, लोग प्राइस और जो उनको सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसको कंपेयर करते हैं कि हमें क्या फायदा हो रहा है। तो एडेड वैल्यू का डायरेक्ट ताल्लुक कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ है। आपने रॉ मटेरियल चीपर लिया विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, ऐसा सप्लायर पकड़ा जो आपको अच्छा रॉ मटेरियल दे रहा है लेकिन प्राइस वही वो कॉस्ट वही चार्ज कर या कम कम चार्ज कर, तो आपका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, तो आपका वो गैप बढ़ गया, प्राइस वही रखी हुई आप, वैल्यू ऐड हो गई। अच्छा, 12 ये आपने बात कर ली हुई है, लेकिन पेपर में आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दे सकते हैं, कहेंगे वैल्यू ऐड करके दिखाएं। कोई रिटेलिंग बिजनेस दे सकते हैं, कहेंगे वैल्यू ऐड करके दिखाएं। कोई स्कूल, कोई रेस्टोरेंट, कोई हॉस्पिटल बता सकते हैं, कहेंगे वैल्यू ऐड कैसे हो, तो कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन का भी सवाल करना होगा ना आपने। अच्छा, हाउ कैन एडेड वैल्यू बी इंक्रीज और क्रिएटेड, ये बता दिया, मैं फिर बात नहीं कर रहा। अच्छा, आगे इंट्राप्रेन्योरशिप आपने पढ़ा है, ऑन्टरप्रेन्योरशिप और इंट्राप्रेन्योरशिप, इन दोनों में भाई क्या फर्क है? कोई ना कोई तो है, ये बात तो आप बिल्कुल सही है। बड़ा होना इंट्राप्रेन्योर, ऑन्टरप्रेन्योर, एम्प्लॉयज के लिए जी। एम्प्लॉयज के लिए यूज होता है भाई। इंटरप्रेन्योर जो सीईओ होता है जो नहीं है, एम्प्लॉयज की पॉसिबिलिटी होती है एंटरप्रेन्योर वाली। तो ये थोड़ा पढ़ा है इन्होंने ना यहाँ से। मैंने ये पढ़ा है। हाँ, अच्छा, 12 आप ये देखें कि जो एंटरप्रेन्योर होता है और इंट्राप्रेन्योर, दोनों का सेम ही फंक्शन है। रिस्क वो भी लेता है, रिस्क ये भी लेता है, रिसोर्सेज दोनों रिस्क ले रहे हैं, लेकिन डिसीजन वो भी ले रहा है, डिसीजन ये भी ले रहा है। लेकिन एंटरप्रेन्योर रिसोर्सेज अरेंज करता है, ऑर्गेनाइज करता है। इंट्राप्रेन्योर रिसोर्सेज यूज करता है। अच्छा, एंटरप्रेन्योर ओनर होता है, प्रॉफिट लेता है और रिस्क उसका है। इंट्राप्रेन्योर रिस्क लेता है, उसका कोई नहीं है, उसका रिस्क क्या है? खाली जॉब, और उसको क्या मिलता है? सैलरी। तो आजकल ये टर्म इस्तेमाल हो रही है, ये जो आपका ना बना था ना, क्या नाम है, तो ये जो गेम बनी थी, पबजी, पबजी नहीं, जो टीवी के साथ, टीवी के साथ लगा के खेलते हैं। प्ले स्टेशन। हाँ, प्ले स्टेशन जो है, ये इंट्राप्रेन्योरशिप की वजह से वजूद में है कि उनको पावर दी गई कि आप देखिए कोई नई चीज अगर आप निकाल सकते हैं और डिसीजन ले और बना लें, डिसीजन ले और बना लें। अच्छा, जो बिजनेस ऐसे करते हैं और वो चला फिर बहुत अच्छा, जो ऐसे डिसीजन वही कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं यार मैं भी डिसीजन लूंगा, रिस्क तो है, तो आप भी ले लो। कोई भी बिजनेस डिसीजन बगैर रिस्क के नहीं होता। हाँ, रिस्क कम ज्यादा जरूर होता है, तो इसलिए वो कहते हैं जब रिस्क है तो मैं लूं आप लूं कोई फर्क नहीं है। हाँ, अगर उन्हें लगता है वो एम्प्लॉय भी कॉम्पिटेंट है तो उसको कहेंगे आपने, तो इसीलिए इस बेसिस पे ही चलाया जाता है। अच्छा, और नॉर्मली ये होता है कि अगर आप
का ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि मैंने अभी पहले भी बात की है, जो तेजी से चेंज होता है। उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, नीचे भी आएगा, डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। डायनेमिक, जो तेजी से रैपिडली चेंज हो रहा है। तो रैपिडली चेंज क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में? रैपिडली क्या चेंज हो रहा है? कंपटीशन चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। पढ़ी जाओ वहां से, नहीं ये मैंने पढ़ी। कस्टमर का बाइंग पैटर्न चेंज हो रहा है, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है। एनवायरनमेंट से मुराद होता है ऑल दोज फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। एनवायरनमेंट वो, अब बाहर एनवायरनमेंट है ना कहते हैं, तो आप उसका कुछ कर सकते हैं? आप सिर्फ उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, अडेप्ट करेंगे आप। तो ये भी अडेप्ट करते हैं, जो चेंजेस आ रही हैं उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करने, ताकि सरवाइव कर सके। अच्छा, तो अगर डायनामिक एनवायरनमेंट है तो आप कहते हैं यार जो एम्प्लॉयज हैं वो ज्यादा क्लोजर हैं कस्टमर्स के, एनवायरनमेंट के, प्रोडक्ट के, तो वो शायद ज्यादा जल्दी डिसीजन ले पाएंगे, ज्यादा क्रिएटिव होंगे। उन्हें पता है ग्राउंड रियलिटी क्या है, इश्यूज क्या आ रहे हैं, या कस्टमर क्या मांग रहा है। वो डेली बेसिस पे कस्टमर से इंटरेक्ट भी करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट थोड़ी ना करती है। तो वहां देर काफी देर के बाद इंफॉर्मेशन मिलेगी, पहले नहीं मिलेगी। अच्छा, तो वहां ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। अच्छा, बेनिफिट्स क्या है जी, जल्दी से देखो। इनकरेजेस हाई पोटेंशियल एम्प्लॉइज टू वर्क इन सच ऑर्गेनाइजेशंस टू टेक बिजनेस टू अ न्यू हाइट। वो एम्प्लॉय जो समझते हैं यार हम कोई चीज है, और हमने पढ़ा भी हुआ है, आपने भी आगे मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ी थी, उसमें मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में जो टॉप टीयर की, टॉप लेवल की जो नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो लेवल में भी पढ़ी हुई है। तो वो क्या होता है, रीचिंग वंस ओन पोटेंशियल, यार इतना पोटेंशियल तो मेरे में है, यहाँ तक तो मैं पहुंच सकता हूँ। तो आप ये जो आपके एम्प्लॉयज हैं जो कॉम्पिटेंट भी हैं, तो उनको फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का दिल करता है। दे गेट अट्रैक्टेड टू वर्क इन सच ऑर्गेनाइजेशन के, यार यहाँ हमारी सही वर्थ पहचानी जाएगी, हमें एम्पावर किया जाएगा, और हम अपना आप शो कर सकेंगे कि हमारे में क्या पोटेंशियल है। जहाँ चुप करके दो दूनी चार करना है, काम दिया और चुप करके करी जाओ, इधर तो कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे अगर कभी कोई क्लास देती है ना, कभी ग्रेड 10 दे दिया, तो मैं कहता भी हूँ ना आप ग्रेड 10 में मेरा पोटेंशियल जाया कर रहे हैं। ग्रेड 10 तो कोई भी टीचर पढ़ा सकता है, वो आप दे दें, उन्होंने कौन सा गेर होना है सीआई के लिए। तो आप मुझे फाइनल क्लास दें जहाँ ग्रेड बनाना है, वो वाली क्लास। अच्छा, तो एक तो ये हो गया। तो आपको अच्छे एम्प्लॉइज भी आसानी से मिलेंगे, वो बिजनेस को आगे भी लेके जाएंगे। अच्छा, गिव्स बिजनेस comparative advantage by bringing creativity in the products being offered. This is particularly true in the service business by finding innovative ways to provide service. ठीक है ना? आपको comparative advantage भी लेकर आएंगे क्योंकि क्रिएटिव होते हैं, नए नए तरीके निकालेंगे सर्विस देने के। और सर्विस वाले में कोई ज्यादा पॉइंट क्यों होगा, कोई कस्टमर से ज्यादा वो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है आपका। अच्छा, encourages the creativity in the organization, so change is welcomed with both hands. क्लैपिंग। हाँ क्लैपिंग। हाँ, नहीं नहीं, हाँ वेलकम कर रहे हैं, अपनी क्लैपिंग नहीं है। विद बोथ हैंड मतलब ये कि वेलकम किया जा रहा है जोशो खरोश से, कि क्रिएटिविटी हो रही है। तो अगर आप क्रिएटिविटी को सपोर्ट करते हैं, एनवायरमेंट ऐसा है, तो कोई भी चेंज आप लाएंगे तो पता है यार हम तो क्रिएटिव है, कोई ना कोई नई चीज तो होने वाली है हर 6 महीने बाद। जैसे ये नेसेसरी वाली बात है। नहीं, मैं वर्किंग जो एनवायरमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। एम्प्लॉय जब एक काम कर रहे थे एक, तो कहते हैं ऐसे ही चलने दो, इसमें चेंज ना करो, हमें एक आदत हो गई काम करने की, हमारा ये कंफर्ट जोन है, हम ऐसे ही काम करेंगे। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज किया जाता है, तो वहां एम्प्लॉइज पहले एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, प्रीएम्प्ट कर रहे होते हैं कि यार अब नया कुछ कुछ नया होगा, और हमें कुछ नया करने को मिलेगा, नया एनवायरनमेंट होगा, नया वर्किंग स्टाइल होगा। तो वहां इनकरेज किया जाता है ये चीज। तो वहां पर ज्यादातर एनवायरनमेंट जो डायनेमिक होता है वहां पर ये बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। वरना वर्कर जो होते हैं वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं, यार ये क्या बात हुई, हम 10 साल से ऐसे काम कर रहे हैं, अब हम ये इस तरह से काम करेंगे, हमसे नहीं होता, अब ट्रेनिंग लें। अच्छा, brings efficiency in the organization by inventing new ways to bring the cost down. ये भी है, एफिशिएंसी लेकर आते हैं। वो हर वक्त उन्होंने तो कुछ ना कुछ देखना है कि कहाँ पर बिजनेस इंप्रूव हो सकता है, इंटरप्रेन्योरशिप कहाँ पर मार्जिन है इंप्रूव होने की, तो उससे एफिशिएंसी आएगी, और बिजनेस की जो कॉस्ट है वो कम होगी, और आगे प्रॉफिट वगैरह वो आप बता ही सकते हैं आसान है। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है जल्दी से देख लें, मैंने अलग अलग लिख दिया है। एंटरप्रेन्योर इज द एम्प्लॉयर वेयर एज इंटरप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय, ठीक है।
Entrepreneur sets up the business and brings all resources together and has an idea for a business. जबकि whereas entrepreneur uses the existing resources provided by the business to turn that idea into a profitable venture. आइडिया किसका? Entrepreneur. आइडिया कौन सा? मैंने बिजनेस चलाने का। अब चलाने के बाद उस आइडिया को कहां तक लेके जाता है, वो इंट्राप्रेन्योर का काम। फिर इंट्राप्रेन्योर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द होल बिजनेस, whereas इंट्राप्रेन्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इज लिमिटेड टू दैट बिजनेस वेंचर। जो प्रोजेक्ट उसको दिया गया है, जो काम उसको असाइन किया गया है, वो सिर्फ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें जो रिस्क लेने हैं वो। तो रिस्क का जो आप कह लें रेडियस है या जो लेवल है वो कम है इंट्राप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का बहुत ज्यादा है। फिर एंटरप्रेन्योर हैज अ ग्रेटर रिस्क ऑफ पॉसिबल फेलियर, सारी बात है, क्योंकि उसकी पर्सनल सेविंग भी चली जाएगी। इंट्राप्रेन्योर को क्या जाएगा ज्यादा से ज्यादा? जॉब। कुछ गड़बड़ करता भी है तो, मतलब अगर बिजनेस बंद भी होता है तो जॉब ही जाएगी, उसका सारा कुछ चला जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये भी आपने ओ लेवल बिजनेस में पढ़ी हुई है। कमिटेड, ठीक है ना, यार मैंने कमिट कर लिया, कमिट कर लिया तो मतलब मैंने अब एक वादा कर लिया है, तो अब मैंने पूरा करना है। ये बड़ा जरूरी है। आप एक वादा अगर कर लें तो आपको, चाहे वो आपने एम्प्लॉय से किया है, चाहे वो आपने कस्टमर से किया है, चाहे वो आपने सप्लायर से किया है, वो बंदा, अगर आपने किसी बंदे को पहचानना है जो कमिट करे और पूरा ना करे, वो बंदा नहीं है। आपको बता दिए, कारोबार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपने कहा सर जी कल पैसे दे दो, सर 2 हफ्ते दे दें, दे रहा हूँ, 2 हफ्ते को दे, सर जी 1 हफ्ता और दे दें, वो मैन ऑफ वर्ड्स नहीं है। और उससे आप दूर भागे किसी भी किस्म की ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हुए, कोई भी लेन देन करने के लिए, दैट ही इज नॉट द राइट पर्सन एट ऑल। आपके भी यहाँ ऐसे होता है कारोबार में, पाकिस्तान में ऐसे कारोबार में ऐसे करते हैं कि लोग मिलते हैं, जो सप्लायर है किसी चीजें ले रहे हैं, अगर आप करते हैं तो करना बंद होते हैं। अच्छा, तो वो कमिटेड जो बंदा होता है वो हार्ड वर्कर होता है, एम्बिशियस मैंने लिखा है, पता है क्यों? यार कमिट कर लिया, 2 हफ्ते हैं, मुझे काम करना है दिन रात, जो भी हो पैसे देने हैं वापस, कमाओ जो मर्जी करो, रात की ड्यूटी करूंगा, रेडी लगाऊंगा, कमिट तो कर लिया। तो कमिटमेंट करके जो पूरा करता है वो हार्ड वर्किंग आदमी होता है, उसने डेडलाइन भी कर। कमिटमेंट सप्लायर की भी होती है, सर जी 2 हफ्ते में माल पहुंच रहा है, ये भी देखना। एम्प्लॉय से आपकी भी कमिटमेंट है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा जी, अगले महीने की सैलरी आपको में 10% रेज मिल रहा है, नहीं दिया, और जी अगले महीने देंगे। हर लिहाज से तो मसला है, एंटरप्रेन्योर का काम है ये, और वो लेबर उसके नीचे ही आ रही है। अच्छा, रिस्क टेकर, तो अच्छा इसके बाद में क्या कमिटमेंट, हम ये बात, अगर वो कमिटमेंट नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है? वो कमिटेड नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है, तो ना तो वो सप्लायर को के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना सकेगा, ना एम्प्लॉय के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना सकेगा, और ना ही क्रेडिटर के साथ। कल को उसे ना तो पैसे मिलने हैं, ना सप्लायर ने उधार पे चीजें देनी है, और ना वर्कर ने काम करना है। फिर रिस्क टेकर, ये भी जरूरी है सक्सेसफुल होने के लिए। कहते हैं जो जितना बड़ा रिस्क लेगा उतना ही ज्यादा कामयाब होता है। आपके जो रिचेस्ट मैन हैं ऑन अर्थ हैं, इलॉन मस्क अंकल, वो जब उन्होंने स्टार्ट किया ये जो स्टार लिंक के आपका जो है स्पेस एक्स है, तो ये अभी तो वो माशाल्लाह क्या करने लगे, मैं बताता हूँ आपको। यानी कि वो लोगों का ट्रिप लगवाएंगे, बस हाँ स्पेस का ट्रिप लगवा के लाते हैं। हाँ पैसे तो लेंगे टका के, लेकिन कई लोग हैं जो कहते हैं, आपको पता है वो जिस तरह एक वो सबमरीन में डूब गई थी, पानी में फट गई थी, वो भी तो एक काम ही था ना। अब क्या करें, बेवकूफ हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो एक एक्सपीरियंस तो है, जो नेचर को बहुत क्लोजली देखना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस तो है। तो वो भी ऊपर जो जाना चाहता है वो लेके जाए, अभी भी सैटेलाइट से लोग के लेके जाते हैं। ऊपर अभी जाता है वो। क्या नहीं हो बाजन के नासा, नासा जिससे दुनिया में बड़ा कोई कहते ही नहीं कि जो आपके काम करते हैं स्पेस के वाले से, तो वो उनके बंदे ऊपर गए एस्ट्रोनॉट्स, वो फंस गए ऊपर, यानी कि रॉकेट ऊपर गया और उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स ने जज कर लिया, अभी ऊपर ही है, जज किया कि भाई ये नीचे नहीं लेके आ सकता, इसमें खराबी आ गई, वो वापस भेज दिया खाली। होता है ना उसका पार्ट डिटैच हो जाता है, तो जो एस्ट्रोनॉट्स का पार्ट होता है वो अलग होता है, जहाँ पे वो बर्निंग शर्निंग होती है, जहाँ से थ्रस्ट मिलता है वो अलग, वो उन्होंने खाली भेज दिया नीचे कि भाई हम नहीं आएंगे। अब वो कौन, अब उनको कौन लेके आ रहा है? इलॉन मस्क।
स्पेस एक्स की सर्विसेज ले रहे हैं, कौन? नासा वाले। इस तरह का उसमें आती है जो जाके उसी तरह वापस भी आ जी, वरना ये होता था पहले कि रॉकेट ऊपर जाता था तो नीचे वो डिस्पोज ऑफ करना पड़ता था आपको समंदर में, और बाकी जो हिस्सा एस्ट्रोनॉट्स का होता था वो वापस आता था सर। अब वो पूरे का पूरा वापस आता है और रीयूज हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आप कह लो कि ये आज तक कभी नहीं हुआ ये वाला। तो अच्छा, ये इसने जब लॉन्च की स्पेसएक्स, तो शुरू में पहला रॉकेट उड़ाया, फट गया, दूसरा भी फट गया, तीसरा भी फट गया, तो उन्होंने कहा पागल बस कर दिया, इतना नुकसान हो रहा है तो फकीर बन जाएगा। बात नहीं आया, तो आप देख लो कहाँ पहुंच गया। इसलिए जो ज्यादा रिस्क लेता है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क, अन्य ये नहीं है कि दीवार पे टकरे मारना शुरू कर दें, एक दिन दीवार गिर जाएगी, ये नहीं। कैलकुलेटेड रिस्क रिस्क होता है इसमें। तो आज वो देखे कहाँ पहुंच गया। अब अंदाजा लगाने, वो तो अभी मार्स पे जाने की बातें हो रही हैं। अब उसमें 20 साल लगते हैं, 200 साल लगते हैं, अल्लाह जाने, लेकिन एक स्टार्ट तो उसने दिया हुआ है। पर अभी तो यही है कि लोगों का ट्रिप लगाने हैं, आपको लगाना हो तो लगाने हैं। अच्छा, तो एक तो ये, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक। सेल्फ कॉन्फिडेंट डिसीजन लिया है, उसको स्टिक करें, और अगर एडवर्स सर्कमस्टांसेस भी हैं तो कहे नहीं, अभी ये सही हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक रहे। अगर ऑन्टरप्रेन्योर तो लीडर है, ऑन्टरप्रेन्योर ही अगर डिसीजन लेके डाउट में है, तो जो उसको फॉलोअर्स हैं या जो उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं वो क्या काम करें, क्योंकि यार तो खुद ही क्लियर नहीं है कि होगा कि नहीं भी होगा। मोटिवेशन तो तब मिलेगी जो डिसीजन ले रहा है वो कहे भाई आप बेफिक्र रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो वो होना जरूरी है। मुझे याद है कि आपका ना जो 92 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में, मैंने भी देखा था। छोटा था बहुत, लेकिन ये भारत मुझे याद पड़ता है कि घर पे मामू ले गए तो दिखाया था। अच्छा, वो देखा था, तो उसमें वो ना टीम हमारी उस वर्ल्ड कप में हार ही रही थी, 4-5-4 के मैच हार गई, हमें बाहर ही है। और अब उनका चांस भी कोई नहीं था जीतने का, लेकिन वो था कि अगर वो टीम एक अब हार जाती है, पता नहीं कोई सेटअप इस तरह का अपसेट हो जाता है, हमारा हो गया, वो पहुंच गए। वो कहते हैं वो टीम सारी ना डाउन पड़ी हुई है, वो कहते हैं अब तो हमारा वर्ल्ड कप खत्म हो गया। लेकिन जो कैप्टन था, इमरान खान था, वो उसने कहा भाई नहीं, अभी भी हमारे में चांस है, हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। एक मैच जीत नहीं रहे, 4 मैच हार गए, वो कह रहे हैं हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो वो अभी भी जो जो उस टीम के प्लेयर अभी भी थे उसके अंदर, वो अभी भी इंटरव्यू देते हैं। उसमें आपका ये रमीज राजा है वो आ जाता है, या वसीम अकरम है वो आ जाता है, वो बताते हैं भाई कि जी हमें तो कैप्टन ने कहा भाई, वो इतना कॉन्फिडेंट था, मैं कहा, अच्छा फिर होगा शायद। तो वहां से भी टीम जो है वो देकर जीती गई है, यानी कि सेमीफाइनल और फाइनल में मुकाबला हुआ ही नहीं। एक होता है ना, तो फाइट हुई हो बड़ी, इजी विन, आराम से जीत। पर कोई बता रहा हूँ, तो ये काम होता है आपका, वो क्या था, सेल्फ कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव सोचना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इमरान खान की फेवर में हूँ या इमरान खान बड़ा अच्छा पॉलिटिकल लीडर है, ये पहले समझ लें बात को। इसकी क्या होगी? है इसकी क्या भाई, होगी? ये किसी की भी नहीं, सारे ही जैसे ही हैं। इमरान खान, चले कह ले किसी हद तक वोट मैंने उसी को दिए हैं अभी तक, जब जितने भी दिए हैं। लेकिन किसी पे किसी रिलेटिवली करता है। अंधा एतमाद नहीं करना। यानी क्या होगा, ये डाकू है तो यार ये चोर है, इसको रख लो, ये तो गलत है। ना डाकू ना चोर, हमें सही बंदा चाहिए। एनीवे, बाहर वो और बात हो जाएगी। हाँ, जो अच्छा, अगर दुश्मन भी सही कर रहा है तो उसकी तारीफ करनी, और अगर दोस्त भी गलत कर रहा है तो उसकी उसको बताना, ये है काम हमारा। किसी को आइडियलाइज एवं नहीं कर लेना, हमारा अगर फेवरेट लीडर है तो कहना भाई यही है, ये सही है, इसके बात कर। अच्छा, ये बात हो गई हमारी। तो अब जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो कस्टमर भी आपसे चीजें लेते हैं। आप कॉन्फिडेंट नहीं है, अजी पता नहीं बिजनेस चलता कि नहीं चलता, कस्टमर नहीं, यार ये डूब रहा है, क्या ना हो दोबारा, जनाब कोई मसला, कस्टमर भी आते रहेंगे। है ना, कस्टमर को जब लगता है बिजनेस डूब रहा है, कहेगा यार ये छोड़ो, इनकी क्वालिटी भी गिरनी है, बंद हो रहा है, कोई और बनाओ। सप्लायर भी चीज देना छोड़ देगा, बैंक लोन देना छोड़ देगा, तो वो नहीं होगा। एम्प्लॉय काम करना छोड़ देंगे, वो और कहीं जॉब ढूंढना शुरू करेंगे। तो ये नहीं हो रहा, ये नहीं होगा अगर वो ऑप्टिमिस्टिक है तो। अच्छा, इनोवेटिव, ये भी समझ आती है, नई से नई चीज आपको निकाल रहे हैं अगर मार्केट में, तो आप कामयाब रहेंगे। अभी इलॉन मस्क की एग्जांपल दी है मैंने। इफेक्टिव कम्युनिकेटर, ये बड़ा जरूरी है। कम्युनिकेशन आपने कहाँ करनी होती है, एम्प्लॉयज को, यू हैव टू मेक देम वेरी क्लियर कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, बैंक मैनेजर को वहां पे कन्विंस करना है, सप्लायर से कम्युनिकेशन करनी है, कस्टमर से भी करनी है। तो आप अगर अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है, तो अच्छा एम्प्लॉयज को भी आप इंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, एम्प्लॉय कस्टमर को डील नहीं कर पाएगा, आपको लोन भी नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह, आपको पता ही। मल्टा स्किल्ड,
होना चाहिए, क्योंकि एक बिजनेस में फाइनेंस भी मैनेज करना है, ऑपरेशन को भी मैनेज करना है, एचआर को भी मैनेज करना है, मार्केटिंग को भी मैनेज करना है। तो आपको सबका पता होगा तो देखेंगे ना। आपको पता ही नहीं तो आप क्या चेक करेंगे जाके क्या होगा? मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए बना क्या रहे हैं लोग, अच्छा क्या चीज है और बुरी क्या ये चीज नहीं पता तो जो आपने मेजर रखा है वो आपको लूटेगा, कंफर्म। आपको फाइनेंस है। का नहीं पता, इसीलिए कहते हैं कि पहले आपको लेबर के तौर पे काम करना चाहिए, फिर आप ऊपर वाली पोस्ट में इसलिए आपने आते जितनी भी वो लेवल बिजनेस में भी पढ़ा हो तो आप देखोगे कि उसमें एक बंदा था, वो पहले शेफ था, उसने इतने साल जॉब की, बाद में अपना रेस्टोरेंट खोल दिया, आपको यही नजर आएगा। तो पहले जॉब ही करनी होती है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई प्रोफेशनली कैसे बिहेव करते हैं, आपको बिजनेस फंक्शन कैसे करता है, सब आइडिया हो जाए, क्लाइंट्स को डील कैसे किया जाता है, और फिर अपना बिजनेस खोलना चाहिए। अच्छा खैर, फिर है जी तो ये मल्टी स्किल्ड होना जरूरी है, वरना बिजनेस तो आपका अच्छे से चल ही नहीं सकता। लीडरशिप, अच्छा लीडरशिप वैसे तो हम A2 में भी देखेंगे इसको। लीडरशिप और लीडर और मैनेजर में फर्क होता है, लीडर में और मैनेजर में फर्क होता है, क्या बोला, क्या फर्क होता है भाई? तो इसी पे खत्म करेंगे। लीडर मैनेजर को लीड करता है और मैनेजर मैनेजर लीडर को मैनेज करता है, मैनेजर वर्कर्स को मैनेज करता है, इससे मतलब कि मैनेजर लीडर नहीं है, लीडर कोई और चीज है। अच्छा ओके, चलिए ये मैनेजर काम करके बनाए क्या उसको आप भी अच्छा, चले बहरहाल ठीक है। लीडर जो है ना आपने रखना है, हम बोलते भी लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, मतलब लीडर भी उसी पेन से उसी स्ट्रगल से गुजरेगा जिससे एम्प्लॉय गुजरेगा। मैनेजर सिर्फ ऑर्डर पास करता है और मेक श्योर करता है कि ऑर्डर को फॉलो किया जाए ताकि टास्क कंप्लीट हो जाए। लीडर क्या है, अब एक मैनेजर लीडर हो सकता है, नहीं भी हो सकता। एक मैनेजर है वो लेट नाइट भी बैठा हो काम कर रहे, तो वर्कर भी बैठे, तो वो तो एक रोल मॉडल बना। एक ओनर है, वो साल बैठा हुआ काम कर रहा है वर्कर के साथ। एक कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, वो भी सीख रहा है, वर्कर भी सीख रहे हैं, तो वो उस चेंज का उस स्ट्रगल का पार्ट बन गया। लीडर इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द चेंज, पार्ट ऑफ द स्ट्रगल। मैनेजर नहीं, वो बैठा होता है मदद से, और फिर एम्प्लॉय पीछे से बातें कर रहे थे यार खुद काम करे ना, इसको पता चले कि क्या हो। बारह तो वो ना, अब तो लीडर के पास एक करिश्मा होता है। लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है, वो इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, गाइड करता है लोगों को। मैनेजर क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है और फॉलो अप मांगता है आगे से, बस मैनेजर ये करता है। मेरा काफी नींद आ रही है आपको, बस करें। ओके।